चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 7 के 8 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है पवन, तूफान और चक्रवात के बारे में देखेंगे। तो उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था और इस चक्रवात का पवन वेग 200 किलोमीटर और एच था और चक्रवात ने 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया था, जिससे 7 लाख लोग बेघर हो गए थे। और उसी वर्ष 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर एच के पवन वेग से पुनः एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में आया था। इसके साथ ही 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी तट से टकराई थी। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दिए थे, करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई थी। चक्रवात ने कृषि, परिवहन, संचार और विद्युत संभरण यानी सप्लाई को प्रभावित किया था। ये उड़ीसा के समुद्री तट की ओर प्रवृत्त किसी चक्रवात का ये दृश्य है। लेकिन चक्रवात होते क्या हैं और ये कैसे बनते हैं, ये इतने विनाशकारी क्यों होते हैं, इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों को उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। हम वायु द्वारा होने वाले कुछ क्रियाकलापों से आरंभ होते हैं और ये क्रियाकलाप हमें चक्रवात से संबंधित कुछ मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। इससे पहले कि हम क्रियाकलाप आरंभ करें, ये याद रखिए कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। देखते हैं वायु दाब डालती है। तो देखते हैं क्रियाकलाप के हिसाब से, तो जब कभी भी किसी क्रियाकलाप में कुछ गर्म करना हो तो बेहतर सावधानी से कार्य करना चाहिए। अच्छा होगा कि ऐसे सभी क्रियाकलाप आप अपने परिवार के बड़े सदस्यों की उपस्थिति में करें अथवा इन्हें अपने शिक्षक की उपस्थिति में करें। देखते हैं इस क्रियाकलाप से आपको पानी उबालने की आवश्यकता पड़ेगी। ढक्कन वाला टीन का एक डिब्बा लीजिए, इसे पानी से लगभग आधा भर दीजिए। डिब्बे को मोमबत्ती के लौ पर तब तक गर्म कीजिए जब तक कि पानी उबल न सके और पानी को कुछ मिनट तक उबलने दीजिए। मोमबत्ती को बुझा दीजिए। तत्काल ही डिब्बे का ढक्कन कसकर बंद कर दीजिए और गर्म डिब्बे को बंद करने से सावधानी बरतें। अब डिब्बे को सावधानी से धातु के गहरे पात्र अथवा वॉश बेसिन में रख दीजिए और डिब्बे पर ठंडा पानी डालिए। क्या डिब्बे के आकार में कोई परिवर्तन आता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डिब्बे का आकार विरूपित क्यों हो जाता है? यदि आपको टीन का डिब्बा न मिल पाए तो आप प्लास्टिक की बोतल लीजिए, इसे गर्म जल से भर लीजिए और बोतल को खाली करके इसे तत्काल कस कर बंद कर दीजिए। और अब बोतल को नल के बहते पानी के नीचे रख दीजिए। अब अपने कुछ अनुभवों को याद करने का प्रयास कीजिए। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो क्या आपके पीछे से आधी पवन सहायक होती है? याद कीजिए कि नौका में है तो क्या इसे चलाना आसान होगा यदि पवन उस दिशा की विपरीत दिशा में आ रही हो जिसमें आप नौका ले जाना चाहते हैं। क्या आपको पवन की दिशा के प्रतिकूल साइकिल चलाने में कठिनाई का अनुभव होता है? आप जानते हैं कि हमें साइकिल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए उसकी ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है। आप यह भी जानते हैं कि यदि साइकिल के ट्यूब में बहुत अधिक हवा भर दी जाए तो वह फट सकती है। ट्यूब के भीतर हवा क्या करती है? अपने मित्रों के साथ मिलकर इस पर चर्चा कीजिए कि साइकिल के ट्यूब में हवा कैसे उसके आकार को बनाए रखती है। ये सभी अनुभव हमें यह अभ्यास देते हैं कि वायु दाब डालती है और इस दाब के कारण ही पवन द्वारा वृक्षों की पत्तियां, बैनर अथवा झंडे लहराते हैं। आप कुछ अन्य अनुभव भी बता सकते हैं जो यह प्रदर्शित करने के लिए वायु दाब डालती है। आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि डिब्बा अथवा बोतल विरूपित क्यों हो गया था। जब डिब्बे पर पानी डाला जाता है तो डिब्बे के अंदर के कुछ भाप जल में संघनित हो जाता है, जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाता है। परिवर्तन रूप डिब्बे के भीतर वायु का दाब डिब्बे के बाहर की वायु के दाब में ऐसे कम हो जाता है। दाब के इस अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाता है। यह क्रियाकलाप पुनः पुष्टि करता है कि वायु दाब डालती है। उसके बाद देखते हैं पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। तो कागज के एक टुकड़े को मोड़कर किसी खाली बोतल के मुख में
कम माप की गेंद जैसा आकार बनाइए और खाली बोतल को पकड़कर उसके मुख के पास कागज की गेंद को रख दीजिए और अब फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास कीजिए। इस क्रियाकलाप को विभिन्न माप की बोतल में साथ करने का प्रयास करें। अपने मित्रों से भी फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास करने को कहिए। पहली और बूझो चाहते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न पर विचार किया जाए और कागज की गेंद को फूंक मारकर बोतल में डालना कठिन क्यों है। लगभग समान माप के दो गुब्बारे लीजिए और गुब्बारों में थोड़ा पानी भर दीजिए। दोनों गुब्बारों को फुलाकर प्रत्येक को धागे से बांध दीजिए। गुब्बारों को साइकिल के स्पूल अथवा किसी छड़ के 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका दीजिए। दोनों गुब्बारों के बीच के स्थान में फूंक मारिए। आपके विचार में क्या होना चाहिए, आप क्या देखते हैं? गुब्बारे के बीच में फूंक मारने के लिए विभिन्न तरीके अपनाइए और देखिए कि क्या होता है। लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी कागज की पट्टी को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच इस प्रकार पकड़िए कि पट्टी का अधिकांश भाग नीचे की ओर लटका रहे, जैसे कि चित्र यहाँ 8.5 में दिया गया है। और कागज की पट्टी के ऊपर से फूंक मारिए। पहेली का विचार है कि पट्टी ऊपर उठ जाएगा, जबकि बूझो सोचता है कि पट्टी नीचे झुक जाएगा। आपके परीक्षण के इस सही सिद्ध करते हैं। अब आइए हम क्रियाकलाप 8.234 के परीक्षणों को समझने का प्रयास करें। क्या आपके परीक्षण आपकी आशा के अनुरूप है, अर्थात वे वैसे ही है जैसे आपने सोचा था? क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि पवन का वेग बढ़ने का वायु दाब कम हो जाता है? जब हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो मुख के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। इससे वहाँ वायु दाब घट जाता है। बोतल के भीतर वायु दाब उसके मुख के निकट के दाब से अधिक हो जाता है। इसी कारण बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर की ओर ढकेल देता है। क्रियाकलाप 8.3 में आपने देखा कि जब आप गुब्बारे के बीच में फूंक मारते हैं तो वे एक दूसरे के ओर आने का प्रयास करते हैं। और ऐसा कैसा हो सकता है? यह तब संभव है जब गुब्बारों के बीच का स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाए और जब गुब्बारों के दूसरी ओर का दाब उन्हें एक दूसरे की ओर ढकेलेगा। क्रियाकलाप 8.4 में आपने देखा कि जब आप कागज की पट्टी के ऊपर से फूंक मारते थे तो यह ऊपर की ओर उठ जाता था। पुनः ऐसा तब ही संभव होगा जब कागज में फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर दाब कम हो जाता है। हम देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा यदि तीव्र वेग की पवन भवनों अथवा झोपड़ियों की छत के ऊपर प्रवाहित हो? यदि छत कमजोर होगी तो वह ऊपर उठ जाएगी और पवन उसे अपने साथ उड़ा ले जाएगी। यदि आपने कभी ऐसा देखा हो तो उससे अपने मित्रों से बताइए। आइए अब हम यह समझने का प्रयास करें कि पवन कैसे बनती है और यह वर्षा कैसे लाती है और कभी कभी यह विनाशकारी कैसे हो जाती है। आप यह जानते हैं कि गतिशील वायु पवन कहलाती है और पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। लेकिन प्रकृति में विभिन्न क्षेत्रों को वायु दाब में भिन्नता कैसे उत्पन्न होती है? क्या ताप में भिन्नता के कारण ऐसा होता है? निम्नलिखित क्रियाकलाप इससे समझने में आपकी सहायता देगी। तो देखते हैं, गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। क्रियाकलाप के हिसाब से समझे। एक क्वथन नली लीजिए। नली के मुख पर एक गुब्बारे को कस कर लगाइए और आप इससे कसने के लिए टेप का उपयोग भी कर सकते हैं। किसी बीकर में लगभग 2/3 ऊंचाई तक गर्म जल डालिए और गुब्बारा लगी क्वथन नली को गर्म जल में इस प्रकार रखिए कि गुब्बारा जल के बाहर रहे और 2-3 मिनट तक यह देखिए कि क्या गुब्बारे के आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। क्वथन नली को जल से बाहर निकाल लीजिए और इसे
से बाहर निकाल लीजिए। क्वथन नली को जल से बाहर निकाल लीजिए और इसे कमरे के ताप कर ठंडा होने दीजिए। अब एक अन्य बेकर में थोड़ा बर्फ का ठंडा जल लीजिए और क्वथन नली को उस पहले की भांति 2 से 3 मिनट के लिए ठंडे जल में रख दीजिए। गुब्बारे के आकार में होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए। अपने परीक्षणों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वथन नली को गर्म जल में रखने का पर गुब्बारा क्यों फूल जाता है? वहीं गुब्बारा क्वथन नली को ठंडे जल में रखने पर पिचक क्यों जाता है? क्या हम पहले परीक्षण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वायु गर्म किए जाने पर फैलती है अथवा अर्थात उससे प्रसार होता है? क्या आप यह बता सकते हैं कि ठंडी किए जाने पर क्वथन नली के भीतर की वायु का क्या होता है? संभवतः आपको क्रियाकलाप 8.6 बहुत रोचक लगेगा। इससे आपको गर्म वायु के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता होगी। तो देखते हैं 8.6 क्रियाकलाप देखते हैं। सामान्य माप की कागज की 2 खाली थालियाँ अथवा कागज के 2 खाली कप लीजिए। दोनों थैलों को धातु अथवा लकड़ी की किसी छड़ के 2 किनारों से लटका दीजिए। ध्यान रहे कि कागज की थैलियाँ अथवा कपों का मुख नीचे की ओर होना चाहिए। छड़ के मध्य में एक धागा बांधकर उसे धागे से इस प्रकार पकड़े जैसे कि किसी तराजू से करते हैं। अब किसी एक थैले के नीचे चित्र में दिखाए गए अनुसार जलती मोमबत्ती को रखें। देखिए कि क्या होता है, थैलियों का संतुलन क्यों बिगड़ जाता है। क्या यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है? जैसे ही मोमबत्ती की लौ से गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है वह थैली को ऊपर ले जाता है। क्या संतुलन का बिगड़ना यह सुझाता है कि गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है? क्या आप यह समझा सकते हैं कि धुआं ऊपर क्यों उड़ता है? याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है और वह अधिक स्थान घेरता है। जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है। इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। यही कारण है कि धुआं ऊपर की ओर उठता है। प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियां हैं जहां किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र में ठंडी वायु प्रवाहित होकर उस स्थान को घेर लेती है। इससे वायु में संवहन धाराएं स्थापित हो जाती है, जैसा कि आपने अध्याय 4 में पढ़ा था। देखते हैं पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। देखते हैं तो यहाँ हम ऐसी कुछ स्थितियों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिनके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती है। ये स्थितियाँ हैं, पहले देखेंगे क में भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप में गर्म होना। तो अपने संभवतः भूगोल में पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास के, ये हम पढ़ेंगे भूगोल में, आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है। गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों में भूमध्य रेखा की ओर गतिशील हो जाते हैं। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं उत्तर व दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों में ठंडी वायु उस ओर प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता है, जैसा कि चित्र 8.8 में दिखाया गया है। पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशा में यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। फिर ख देखते हैं थल और जल का असमान रूप में गर्म होना। अध्याय 4 में आपने समुद्र समीर और थल समीर के विषय में पढ़ा। ग्रीष्मकाल यानी गर्मियों में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होते हैं और अधिकांश समय थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक होती है। थल के ऊपर
ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इससे पवन समुद्र से थल की ओर बहती है। यह मानसूनी पवन होती है। कुछ बातें हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है ऋतु। तो शीतकाल यानी सर्दियों में पवन के प्रवाह की ही दिशा विपरीत हो जाती है, अर्थात यह थल से समुद्र की ओर बहती है। समुद्रों से आने वाले पवन अपने साथ जल वाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। यह प्रक्रम जल चक्र का एक चरण है। यहाँ है थल विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थलों के असमान तापन से ग्रीष्मकाल और दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसून निर्मित होता है। ये मानसूनी पवन अपने साथ हिंद महासागर से काफी जलवाष्प लेकर आती है। ये है 8.10 में चित्र में शीतकाल में थल और जल के असमान तापन के कारण पवन उत्तर पश्चिम की अपेक्षा के ठंडे स्थानों से जाती है। ये शीत पवन अपने साथ जल वाष्प लाती है, इसलिए शीतकाल में वर्षा भी कम होती है। देखते हैं उसके बाद गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जल वाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। तो बादल वर्षा लाते हैं और हमें आनंद का अनुभव कराते हैं। हमारे देश में किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से वर्षा पर निर्भर करते हैं। बादलों और वर्षा से संबंधित अनेक लोकगीत प्रचलित है। यदि आपको ऐसा कोई गीत या कविता याद हो तो अपने मित्रों के साथ उसे गाकर इसका आनंद उठाइए। आपकी सहायता के लिए एक कविता बक्स में भी दी गई है। उसके बाद तथापि वर्षा सदैव सुखदायी नहीं होती है। कभी कभी वर्षा अनेक समस्याओं का जन्म देती है। क्या आप ऐसे कुछ समस्याओं के बारे में बता सकते हैं? आप अपने शिक्षक और माता पिता से वर्षा से संबंधित समस्याओं के कारण और निवारण पर चर्चा कर सकते हैं। और कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी स्थितियों को जन्म देती है जिनसे कभी कभी आपदाएं आती हैं। इनसे मनुष्यों, जंतु और पादपों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो जाते हैं। और आइए हम ऐसी दो घटनाओं जैसे तरित झंझा और चक्रवात का अध्ययन करें। देखते हैं तरित झंझा और चक्रवात क्या है। तो तरित झंझा भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहां ताप कम होने के कारण वे जम जाती है और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती है। गिरती हुई जल की बूंदे और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली कौंधती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। और इस घटना को हम तरित झंझावत कहते हैं। आप तरित झंझावत के बारे में उच्च कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ बात है। यदि झंझा के साथ तरित यानी बिजली भी गिरे तो उसे तरित झंझा कहते हैं। इसमें हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। किसी ऐसे वृक्ष के नीचे आश्रय न ले जो अलग थलग हो, और यदि आप वन में हैं तो किसी छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय ले। खुली जमीन पर न और लेटे और धातु के डंडी वाले छाते का उपयोग न करें। और उसके बाद खिड़की के निकट न बैठे। खुले गैरेज, भंडारण शेड, धात्वित चादरों की छत वाले शेड आदि आश्रय लेने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं होते हैं। कार अथवा बस आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान है। यदि आप जल में हैं तो बाहर निकलकर किसी इमारत से में चले जाएं। उसके बाद देखते हैं तरित झंझा कैसे चक्रवात बन जाता है। आप जानते हैं कि जल को द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्या वाष्प के द्रव में संघनित होने पर वह ऊष्मा वापस मिल जाती है? इसके समर्थन में क्या आप कोई अनुभव बता सकते हैं? बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और जब जल वाष्प वर्षा के बूंदों के रूप में पुनः द्रव और रूप में परिवर्तित होती है तो वो यह ऊष्मा जलमंडल में निर्मुक्त हो जाती है। निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है और जिससे वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप तरित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है और इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती रहती है। घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के
निर्माण के साथ होता है, जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती है। और मौसम की इस स्थिति को हम चक्रवात कहते हैं। वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक हैं। उसके बाद हम देखें चक्रवात की संरचना देखें तो किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र है। इस झंझा को नेत्र कहते हैं। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है, जो पृथ्वी तल के 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। चक्रवात के नेत्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है और इसमें पवन का वेग न्यून होता है और यह शांत और स्पष्ट नेत्र के इर्द गिर्द लगभग 150 किलोमीटर माप का बादल का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में उच्च वेग की पवन और सघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं। इस क्षेत्र में परे पवन वेग क्रमशः कम होता जाता है। चक्रवातों की उत्पत्ति का प्रक्रम अत्यधिक जटिल होता है। पर से इस यहाँ चित्र भी में भी दर्शाया गया है और इसे एक प्रारूप द्वारा दर्शाने का भी प्रयास किया गया। उसके बाद हम देखें चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश। चक्रवात काफी विनाशकारी हो सकते हैं। तेज पवन समुद्र के जल को तटों की ओर ढकेलती है और भले ही चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, ये चक्रवात के आगमन के पूर्व संकेत होते हैं। पवन द्वारा उत्पन्न होने वाली जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती है कि उनके आघात से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। चक्रवात के नेत्र में निम्न दाब के कारण अनेक केंद्र में जल सतह उच्च सतह तक उठ जाता है और उठता जल 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक उठ सकता है। ऐसा लगता है कि मानव जल की दीवार तट की ओर बढ़ती आ रही है और इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का पानी कम ऊंचाई पर स्थित तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, जिससे जीवन और संपत्ति की गंभीर हानि होती है। यह पानी मृदा की उर्वरता को भी कम कर देती है। चक्रवात के तट को पार करते समय होने वाली लगातार वर्षा बाढ़ की स्थिति को और भयानक बना देती है। चक्रवात के तट को पार करते समय होने वाली लगातार वर्षा बाढ़ की स्थिति को और भयानक बना देती है। चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। अमेरिका महाद्वीप में इसे हरिकेन कहते हैं और फिलिस्तीन और जापान में यह टाइफून कहलाता है। किसी डायनेडो का व्यास 1 मीटर जितना कम अथवा किलोमीटर अथवा उससे भी अधिक हो सकता है। टार्नेडो की कीप जैसी संरचना, जैसे आधार के आसपास के धूल, पत्थर, कंकड़, कचरे और अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं को अपने अंदर खींच लेती है। निम्न दाब के कारण होता है और फिर उन्हें अपने शीर्ष के निकट बाहर की ओर ढकेल कर फेंक देती है। और टार्नेडो के घातक प्रहार से जीवित रह गए कुछ व्यक्तियों द्वारा दिए गए विवरण आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है। डिस्कवरी चैनल की यंग डिस्कवरी सीरीज से ये मिला है और मैंने बादलों को अपनी ओर आते देखा और घर के भीतर आश्रय लेने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे पर पहुंचा घर हवा से उड़ गया। मुझे कतई चोट नहीं लगी और तूफान के बाद हमें गेहूं के खेतों के कचरे को साफ करना था। हमें वहां टूटे हुए ये कोई हैं जो बताते हैं। उसके बाद चक्रवात अपने साथ अति उच्च वेग की पवन लाते हैं, जो घरों, दूरभाष और अन्य संचार प्रणालियों, वृक्षों आदि को क्षति पहुंचा सकती है, जिससे जीवन और संपत्ति की अति अधिक हानि होती है। उसके बाद टॉर्नेडो देखते हैं। तो हमारे देश में टॉर्नेडो अधिक नहीं आते हैं। टॉर्नेडो गहरे रंग के कीपाकार बादल हैं और इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। अधिकांश टॉर्नेडो कमजोर या निर्बल होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टॉर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर एच के वेग से गति कर सकता है। टॉर्नेडो चक्रवात के भीतर भी बन सकते हैं। भारत की संपूर्ण तट रेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, जबकि भारत का पश्चिम तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील होता है।
संवेदनशील है। उसके बाद देखते हैं प्रभावी सुरक्षा उपाय देखते हैं। चक्रवात के दुष्प्रभाव को कम करने में निम्नलिखित व्यवस्थाएं सहायक हो सकती है। सरकारी सामाजिक स्तर पर व्यवस्था देखते हैं। चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा, सरकारी संस्थाएं समुद्र तटों, मछुआरों, जलपोतों और आम जनता को शीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्थाएं। चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था है। उसके बाद जनता द्वारा किए जाने वाले कार्य, हमें मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दूरदर्शन, रेडियो अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली चेतावनियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और हमें अनिवार्य घरेलू साज सामान, पातलून, पशुओं और वाहनों आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए अवश्य प्रबंधन कर लेनी चाहिए और जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से बचना चाहिए क्योंकि बाढ़ से सड़कें क्षतिग्रस्त हो सकती है तथा सभी आपातकालीन सेवाएं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल और चिकित्सा केंद्रों के टेलीफोन नंबर की सूची और अपने साथ रखनी चाहिए। यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो कुछ अन्य सावधानियां हैं। ऐसे जल का पीने के लिए उपयोग न करें जो संदूषित हो सकता है। आपात स्थिति के लिए पेयजल का संग्रहण करें और गीले स्विच और खंभों से छूटकर गिरे बिजली के तारों को न छुए और महज मनोरंजन के लिए बाढ़ अथवा चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण करने बाहर न निकले। बचाव और दल पर अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए दबाव न डालें। अपने पड़ोसी और मित्रों को यथासंभव सहयोग और सहायता प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं उन्नत प्रौद्योगिकी सहायक सिद्ध हुई है। आजकल हमें आपदाओं से अधिक सुरक्षा उपलब्ध है। पिछली शताब्दी के आरंभ में तटीय क्षेत्रों के निवासियों के पास किसी चक्रवात के आने और पूर्व सुरक्षा की तैयारी करने और अपने घर खाली करने के लिए एक दिन से भी कम का समय मिला था। आज परिस्थितियां बहुत बदल गई है। उपग्रहों और राडार की उपलब्धता से अब यह संभव हो गया है कि किसी भी संभावित झंझा के 48 घंटे पहले ही चक्रवात सतर्कता तथा चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है कि चक्रवात चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। जब चक्रवात तट के निकट आते हैं तो हर घंटे अथवा आधे घंटे पर उसकी प्रगति और दिशा के बारे में संदेश प्रसारित किए जाते हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन चक्रवात से संबंधित आपदाओं को मॉनिटर करने में सहायक होती है। प्रमुख शब्द है पवन वेग मापी, चक्रवात, हरिकेन, झंझावात यानी ये तूफान है, और मानसूनी पवन, दाब, त्वरित झंझा, टॉर्नेडो और टाइफून है। कुछ जानकारियाँ। त्वरित गर्जन की क्रोध 4 लाख किलोमीटर एच से भी अधिक वेग से चलती है। यह अपने आसपास की वायु को सूर्य की सतह के ताप से 4 गुना से भी अधिक ताप तक गर्म कर सकती है, इसलिए यह इतनी खतरनाक होती है।